हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पास करवा देना यार। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। प्रीवियस वीडियोस में हमने कंपनी की का बेसिक मीनिंग, उसकी लीगल डेफिनेशन और कंपनी के फीचर्स को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। दैट इज़ कि जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, तो उस एक्ट को रिप्लेस किया गया 2013 में। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसे क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से कंपनीज एक्ट 2013 लाना पड़ा, और कंपनीज एक्ट 2013 को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा एनकरेजेस ट्रांसपेरेंसी। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि कंपनीज को अपने सारे इंटरनल अफेयर्स जो जनरल पब्लिक को मैटर करते हैं वो सब उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसे जनरल पब्लिक को ज़रूर बताना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई भी एक पर्सन किसी भी कंपनी में पैसा लगाता है, किसी भी कंपनी का मेंबर बनता है, उसके शेयर्स खरीदता है, तो ये ज़रूरी है कि उसे कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता हो, सो दैट कि वो अपना बिल्कुल करेक्ट डिसीज़न ले सके कि कंपनी में उसको पैसा लगाना है या नहीं लगाना। तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 नई अप्रोच के साथ आया कि कंपनी में हो रही होने वाली सारी चीज़ें आपको पब्लिक को बतानी पड़ेगी। अब पब्लिक को कैसे बताएंगे? पब्लिक को ऐसे नहीं बता सकते कि आप मतलब एक एक के पास पर्सनल मैसेजेस करेंगे, इतनी हमारे कंट्री की पॉपुलेशन है, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, दैट इज़ MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो सारी कंपनीज को मॉनिटर करती है। तो आपको और MCA में एक डिपार्टमेंट है ROC, दैट इज़ रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी, जो सारी कंपनीज की इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। तो जो कंपनीज़ हैं उनको बहुत सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स जो हैं वो करने पड़ते हैं ROC को। वो टाइम टू टाइम अपनी रिटर्न्स, टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन, उनकी कंपनी में कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा हो या ऑडिटर का रिमूवल हो रहा हो या कुछ भी ऐसा काम हो रहा हो, तो वो ROC को अपने फॉर्म्स फाइल करते हैं। और फॉर्म्स फाइल करने का जो सबसे बड़ा उसका मोटिव है वो यही है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरीके से पब्लिक एट द लार्ज को मिल पाए, सो दैट कि पब्लिक सही डिसीज़न ले पाए कि कंपनी में पैसा लगाना है नहीं लगाना, एवरीथिंग। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। अब ये ऑब्जेक्टिव ये बोलता है कि जो लास्ट एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956 में, उस एक्ट में कंपनी बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसीजर था, मतलब बहुत लॉन्ग रूट था, बहुत सारी उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी कि बहुत सिंपल नहीं था एक कंपनी को बनाना। उसमें आपको बहुत सारे परमिशंस की, ग्रांट्स की, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करानी पड़ती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। अगर आपको एक कंपनी बनानी है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत सारी आपको परमिशंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो कंपनीज एक्ट 2013 आया उसमें क्या था कि कंपनी बनाने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस रख दिया गया कि आप कुछ एक या दो फॉर्म्स फाइल करके ही कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ग्रांट्स की, परमिशंस की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जाएं, आपको MCA की साइट पर जो है फॉर्म्स अवेलेबल हैं कंपनी बनाने के लिए, आप उन फॉर्म्स को फिल करिए, सारी कंडीशंस को फुलफिल करें और बहुत ही एक सिंपल और ईजी मेथड से आप कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। अब इस ऑब्जेक्टिव का जो पर्पस है वो ये है कि कंपनीज एक्ट जो है, एक तो उसमें सबसे पहले ही आपका एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी कंपनी फॉर्म करने के लिए इतनी ज़्यादा प्रोसीजर की नीड नहीं है। बहुत ही सिंपल और इसी प्रोसेस से एक
कंपनी फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को अनकरेज करता है कि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप कंपनी फॉर्म में करना चाहते हैं तो आपको बहुत इजीली जो है कंपनी बना सकते हैं आप, आपको कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट की प्रोसीजर की नीड नहीं है। सेकेंड ये है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है, एक नया कंसेप्ट लेके आया था, वो है ओपीसी। ओपीसी इज़ वन पर्सन कंपनी। इस कॉन्सेप्ट में ये है कि कंपनी जो है, ज़रूरी नहीं है उसमें आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत हो कि कंपनी बनानी है तो आपको 2 की, 5 की, 10 की, 7 की ज़रूरत, तो ऐसा नहीं है। वन पर्सन कंपनी में एक अकेला एक पर्सन भी कंपनी बना के काम कर सकता है। तो कंपनी इसमें क्या है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आपका मैनेजमेंट कंट्रोल आपके पास है, सारी डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है। तो ये बहुत ही एक एडवांटेजियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो आप फॉर्म कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी थोड़ा बड़े लेवल पे हो तो कंपनी की फॉर्म में हो, ठीक है, लेकिन आप अपना मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना चाहते, आप अपनी पावर को नहीं लूज़ करना चाहते कि वो कुछ और पर्सन्स में डिवाइड हो, तो आप अपने पास सारा कंट्रोल रख सकते हैं और वन पर्सन कंपनी को भी फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टिकर एक्शन अगेंस्ट फ्रॉड। सबसे पहले तो ये है कि जो कंपनीज एक्ट 2013, मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि इस एक्ट में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है कि आपको फाइलिंग करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट ज़रूर करानी है आरओसी को। एक ये तो आपको फ्रॉड से बचाता ही बचाता है, साथ में फिर भी अगर आपकी कंपनी में कोई भी फ्रॉड पकड़ा जाता है तो इस एक्ट में जो पेनल्टी और पनिशमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है। जो आप फ्रॉड में अगर आपकी कंपनी पकड़ी जाती है या फिर आप किसी भी कंपनी लॉ का नॉन कंप्लाइंस करते हैं, किसी भी लॉ को अगर आप नहीं मानते हैं, लॉ के अगेंस्ट आप जाते हैं, तो आपके ऊपर बहुत ही अच्छी खासी पेनल्टी और साथ में पनिशमेंट भी होती है उन लोगों को जो डिफ़ॉल्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रमोट्स सेल्फ रेगुलेशन। ये ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है कि कंपनीज एक्ट के जो लॉ लिखे गए हैं उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, जो लॉ में कंप्लाइंसेस हैं, वो क्या करते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई दूसरी अथॉरिटी किसी भी कंपनी को रेगुलेट नहीं करेगी, कंपनीज खुद को ही रेगुलेट करेंगी। ये कंपनीज एक्ट का बहुत एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। ये कैसे होगा कि कंपनी खुद को ही कैसे रेगुलेट करेंगी कि कंपनी में आप छोटी से छोटी चीज़ करें या कुछ भी आप बड़ा करें, आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आरओसी को देनी ही पड़ेगी। आपको चाहे वो फॉर्म्स फाइल करने के मैनर में देनी पड़े या आपको कोई परमिशन लेनी पड़े आरओसी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, एमसीए से, कोई भी परमिशन के फॉर्म में हो या फॉर्म्स फाइल करने के फॉर्म में हो, वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। लॉ में लिखा हुआ है कि आपको कौन से काम पर कौन सा फॉर्म जो है आरओसी को फाइल करना है। इससे क्या है कि कंपनी अपने आप को खुद रेगुलेट करती है कि हमने कोई भी लॉ का नॉन कंप्लाइंस ना किया हो कि दूसरी अथॉरिटी हमें रेगुलेट करे, हमारे काम को चेक करे, वो बात की बात है। पहले हम खुद ही सारा कंप्लाइंस, सारे लॉ को कंप्लाई करें। लास्ट ऑब्जेक्टिव इज स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नॉर्म्स। किसी भी अगर बिजनेस है, कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इन्वेस्टर्स को ज़रूर प्रोटेक्ट करें। अगर आपके इन्वेस्टर्स ही प्रोटेक्टेड नहीं है तो ये काम अगेंस्ट में जाएगा इकोनॉमी के भी, क्योंकि क्या है कि अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आपके पास हों। अब इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए कंपनीज एक्ट बहुत अच्छी चीज़ लेके आया, वो है डिस्क्लोजर्स, जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कंपनीज को टाइम टू टाइम डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, फॉर्म्स फाइल करनी पड़ेगी, हर छोटी बड़ी चीज़ आरओसी को बताना ज़रूरी है। ये भी इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए ही है कि इन्वेस्टर्स के पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो जिससे वो करेक्ट डिसीजन मेकिंग कर सकें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता होंगी या पता होंगी तो एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन है जो वो चेंज हो सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स को फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन कंपनी की पता हो। सेकंड, कि कंपनीज एक्ट में अपने आप ही बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं, ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो इन्वेस्टर्स को ही प्रोटेक्ट करने के लिए हैं।
जो कंपनीज एक्ट में जो सेबी अथॉरिटी है वो बहुत काम करता है इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए। आप देखते होंगे टीवी में भी आपको बहुत सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स देखने मिलती होंगी जिसमें ये लिखा होता है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए है कि वो अपना डिसीजन मेकिंग बहुत करेक्ट करें। तो ये चीज़ है कि कंपनीज एक्ट टाइम टू टाइम ये चीज़ बहुत ध्यान रखता है कि सारी कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। उनका इंटरेस्ट जो है वो कंपनीज एक्ट और सेबी दोनों ही प्रोटेक्ट करते हैं, सो दैट उनके जो लगाए हुए पैसे हैं वो ख़राब ना हो, उनका जो डिसीज़न मेकिंग है वो बिल्कुल करेक्ट हो। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट है तो आपको कंपनीज एक्ट में अच्छी खासी पेनल्टी पनिशमेंट भुगतनी पड़ सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के और लास्ट वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे नोट्स गिवन हैं, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।